गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SK क्लासेस में। इसमें मैं आपको शब्द शक्ति के बारे में बताऊंगा। काफ़ी बच्चों को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है। ये कई एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में बताऊँगा। उसके बाद शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में बताऊंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में। शब्द शक्ति की परिभाषा तथा अर्थ। शब्द शक्ति, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि शब्द की शक्ति, यानी कि हम कह सकते हैं कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति भी कहा जाता है। ये बात आपकी इम्पोर्टेंट है कि शब्द शक्ति को शक्ति भी कहते हैं संक्षेप में। इसे वृत्ति तथा व्यापार भी कहा गया है। तात्पर्य यह है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। यहाँ पे व्यापार वो वाला व्यापार नहीं है जो आप अपने व्यक्तिगत अर्थ से समझें। यहाँ पर व्यापार शक्ति का ही एक दूसरा नाम है। अर्थ का बोध कराने में शब्द यहाँ पे कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ पे जो व्यापार शब्द है उसका प्रयोग आचार्य मम्मट ने किया था और जो शक्ति शब्द का प्रयोग है वो आचार्य विश्वनाथ ने किया था। हिंदी के रीतकालीन आचार्य चिंतामणि ने एक बहुत ही सुंदर सा वाक्य लिखा है, जो सुन पड़े सो शब्द है, समझी पड़े सो अर्थ। अर्थात जो सुनाई पड़े वह तो शब्द होता है और उसे सुनकर जो समझ में आए वह उसका अर्थ होता है। स्पष्ट है कि जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वह शब्द है और जो ध्वनि से हम जो संकेत या मतलब ग्रहण करते हैं वह उसका अर्थ होता है। उसके बाद जानते हैं शब्द शक्ति के भाग के बारे में, भेद के बारे में। यानी कि शब्द शक्ति शब्द का अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति होती है। यानी कि शब्द जितने प्रकार के होंगे उतने ही प्रकार की शक्तियाँ भी होंगी। शब्द शक्ति के प्रकार वाचक, लक्षण और व्यंजक, इन शब्दों के आधार पर होती है। शब्द भी तीन ही प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक, तथा इसी के अनुरूप तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ कथित, यानी कि जो हम कहते हैं उसी के अनुरूप होता है। लक्ष्यार्थ लक्षित होता है, यानी कि जो उससे लक्षित हो रहा है, यानी कि उसका जो लक्षण है। और व्यंग्यार्थ व्यंजित। व्यंजित का मतलब है कि इसके लिए हर व्यक्ति के लिए अपना अपना व्यक्तिगत अर्थ हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति सुन के इसका अपना अर्थ अलग निकाल सकता है और इसी चीज़ को कोई दूसरा व्यक्ति सुने तो उसके लिए इसका अलग भी अर्थ हो सकता है। व्यंग्यार्थ व्यंजित, ध्वनित, सूचित तथा प्रतीत होता है। शब्द में अर्थ तीन प्रकार से आता है। अर्थ के जो तीन स्रोत हैं उन्हीं के आधार पर शब्द की शक्तियों का नामकरण किया जाता है। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की तीन शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। आइए इसके बाद जानते हैं शब्द शक्ति अभिधा के बारे में। यह शब्द शक्ति अभिधा, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक, यानी कि हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि पहला, मुख्य, प्रसिद्ध, प्रचलित या पूर्व विदित यानी जो पूर्व काल से ही जाना जाता हो, ऐसा अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं, उसे आदमी या किताब नहीं समझते। यहाँ बैल वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव है। परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्व विदित, यानी कि पहले से ही मालूम है। यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अभिधा का अर्थ है नाम। दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ का नाम है, जैसे मैंने अभी पहले एक उदाहरण बताया था, बैल खड़ा है, तो यहाँ पे एक विशेष जीव का नाम बैल है। तो हम बैल खड़ा है, इसका अर्थ हम साधारण रूप से कोई भी व्यक्ति सुनेगा, हम या कोई भी सुने तो
सब एक ही अर्थ निकालेंगे। तो इस अर्थ को बोध कराने में जो शक्ति हमारी मदद करती है उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा का अर्थ है नाम, इसीलिए नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति अभिधा कहलाती है। नाम जाति, गुण, द्रव्य या क्रिया का होता है और ये सभी साक्षात सांकेतिक होते हैं। अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि शब्द की प्रथमा शक्ति कौन सी होती है, तो हम क्या कहेंगे, अभिधा शक्ति शब्द की प्रथमा शक्ति होती है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता के आरंभ की ये पंक्तियाँ अभिधा के प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वो पंक्तियाँ क्या हैं? वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इन पंक्तियों में कवि सीधे सीधे जो अर्थ प्रकट करते हैं वही अर्थ कविता का है। कवि ने पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस पंक्तियों को पढ़ेगा, इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेगा, तो वो एक ही अर्थ निकालेगा, चाहे वो कोई लेखक हो या जन सामान्य। अब आते हैं अभिधा के भेदों के बारे में। अभिधा शक्ति द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। ऋण शब्द, ये शब्द जातिवाचक होते हैं जैसे घोड़ा, मनुष्य आदि। यौगिक शब्द, इन शब्दों का अर्थबोध अवयवों में क्या क्या आते हैं, प्रकृति और प्रत्ययों की शक्ति के द्वारा होता है जैसे दिवाकर, सुधांशु। यहाँ पे दिवाकर का अर्थ है सूर्य, तो यहाँ पर जो दिवाकर है ये एक यौगिक है, यौगिक शब्द है। अब आते हैं योग ऋण शब्द पे। इनका अर्थबोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि योग ऋण, यानी कि ये शब्द यौगिक भी होते हैं और ऋण शब्द भी होते हैं। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे उदाहरण में है जलज और वारिज। यहाँ पे जलज, जलज का एक ऋण अर्थ है कि कमल, और यौगिक अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाली वस्तु। तो जो योग ऋण अर्थ होगा वो कमल होगा। अब आते हैं अगले प्रकार पे। शब्द शक्ति का अगला प्रकार है लक्षणा। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। यानी कि जब शब्द शक्ति अभिधा विफल हो जाती है शब्द के अर्थ का बोध करवाने में, तो जिस शक्ति का प्रयोग होता है वो अभिधा शब्द शक्ति नहीं होती है, वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी कि अगर वो विफल हो गई तो वहाँ पे हमारी अभिधा शब्द शक्ति नहीं होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा की शर्तें होती हैं 3, यानी कि अगर ये 3 शर्त वो मानता है तो लक्षणा शब्द शक्ति होगी, अन्यथा लक्षणा शब्द शक्ति भी नहीं होगी। तो वो 3 शर्तें क्या हैं वो हम जान लेते हैं। पहली शर्त है मुख्य अर्थ में बाधा। जो इसकी पहली शर्त है उसमें नाम से स्पष्ट है कि मुख्य अर्थ में बाधा, यानी कि अगर शब्द के मुख्य अर्थ में, जो शब्द का मुख्य अर्थ होगा उसे जान पढ़ने में अगर कोई बाधा होती है तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। इसमें मुख्य अर्थ या अवधेय अर्थ लागू नहीं होता है, वह बाधक या असंगत हो जाता है। दूसरी शर्त है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध। मुख्यार्थ जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ जो उसका अर्थ लक्षित होता है, यानी कि उसके अर्थ का कोई लक्षण हो, अर्थ सामान्य अर्थ नहीं, उसके अर्थ का भी कोई लक्षण। जैसे चलो पहले परिभाषा जान लेते हैं। जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है पर दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबंधित होता है तो वहाँ पे मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध होता है। यहाँ पे भी लक्षणा शब्द शक्ति को प्रयोग में लाया जाता है। तीसरी शर्त है ऋणी या प्रयोजन। मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई ऋणी होती है या प्रयोजन होता है, तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठते हैं कि ऋणी क्या होती है और प्रयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ऋणी किसे कहते हैं। ऋणी कहते हैं प्रयोग, प्रवाह या प्रसिद्धि को, अर्थात वैसा बोलने का चलन है, तरीका है। किसी बात को कहने की जो प्रथा होती है वह ऋणी कहलाती है।
यानी कि पुराने काल से ही वो चीज़ कही जा रही है। अब जानते हैं प्रयोजन। प्रयोजन कहते हैं अभिप्राय या मतलब को, अर्थात हमारे मन में कोई ऐसा अभिप्राय है जो प्रयुक्त शब्द से व्यक्त नहीं हो रहा है, तब उसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग कर हम अपना अभिप्राय प्रकट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से जानते हैं, अगर कोई इंसान भाग गया तो हम क्या कहते हैं, वो 9-2-11 हो गया। यहाँ पे 9-2-11 कहना हमारी रूढ़ी है। रूढ़ी हम ये नहीं कहते कि 9-2-11 की वजह 10-20-50 हो गया या 15-20-21 हो गया, ये गलत है। जो हमारी रूढ़ी यानी कि पूर्व काल से ही प्रचलित है वो है 9-2-11 हो गया, उसी को हम आज तक प्रयोग में लाते हैं। इसके पीछे का प्रयोजन क्या है कि वो इंसान भाग गया, तो ये हमारा हुआ यहाँ पे प्रयोजन। अब आते हैं लक्षणा की शास्त्रीय परिभाषा पर। मुख्यार्थ के बाधित होने पर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लिया जाए वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर आप परिभाषा में अगर ध्यान देंगे तो तीनों शर्तों का पालन हो रहा है, तभी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए सभी मुहावरों एवं लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के सहारे अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे हम एक इसमें भी उदाहरण लेते हैं, उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। इसमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा है। इससे हमें अर्थ मतलब जो शब्द का अर्थ है उसका मुख्यार्थ अभीष्ट नहीं है, हम इनसे दूसरा अर्थ लेते हैं कि बड़ी लज्जा की बात है। यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूब मरना, हम ये नहीं कहते तालाब में डूब मरना या और कुछ, चुल्लू भर पानी में डूब मरना हमारे लिए रूढ़ी है। और इसके पीछे का प्रयोजन क्या है कि हम उससे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बड़ी लज्जा की बात है। अब आगे आते हैं लक्षणा के भेद पर। लक्षणा के 2 भेद होते हैं, पहला रूढ़ा लक्षणा, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। सबसे पहले जानते हैं रूढ़ा लक्षणा के बारे में। जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होता है। उदाहरण, आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। यहाँ पर इसका लक्ष्यार्थ है कि आप राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हैं। अब हर कोई राजा हरिश्चंद्र तो हो नहीं जाएगा, लेकिन उसके समान सत्यवादी जो होगा उसे हम क्या कहते हैं कि आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। सत्यवादी व्यक्ति को राजा हरिश्चंद्र कहना यहाँ पर रूढ़ी है। आगे आते हैं प्रयोजनवती लक्षणा पर। जहाँ प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण है, लड़का शेर है। यदि हम कहें कि लड़का शेर है तो इसका लक्ष्यार्थ है कि लड़का निडर है। यहाँ पर उस लड़के को शेर कहने के पीछे हमारा प्रयोजन है कि हम उसे निडर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर शेर का सामान्य अर्थ अभीष्ट नहीं है, लड़के को निडर बताने के प्रयोजन से उसके लिए शेर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब शब्द शक्ति के अंतिम भेद आते हैं व्यंजना पर। व्यंजना शब्द शक्ति, यहाँ पर जैसे कि लक्षणा में ऐसा था कि अभिधा शब्द शक्ति विफल हो जाती है, लेकिन जब लक्षणा शब्द शक्ति भी विफल हो जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द के जिस व्यापार से, व्यापार यानी कि शब्द शक्ति, जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो यानी कि भिन्न अर्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना कहते हैं। अन्यन शब्द में वे उपसर्ग लगाने से व्यंजन शब्द बनता है, अर्थात व्यंजन का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का व्यंजन। आँख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष दूर कर उसे निर्मल बनाता है, उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ यानी कि अभिधा शब्द शक्ति से मुख्यार्थ का बोध हो तो यानी मुख्यार्थ को भी छोड़ दिया, और लक्षणा शब्द शक्ति से लक्ष्यार्थ का बोध हो उसे भी पीछे छोड़ दिया। उसे पीछे छोड़ती हुई उसके मूल अर्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ को प्रकाशित करती है। कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब अलग हो जाती हैं तब जिस शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ
का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ के लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, अपेक्षार्थ और प्रतिमानार्थ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, सूर्य अस्त हो गया। इस वाक्य को सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण कर सकता है। प्रसंग विशेष के अनुसार इस वाक्य के अनंत व्यंजनार्थ हो सकते हैं। व्यंजना की यही विशेषता है कि इस शब्द शक्ति से जिस शब्द का अर्थ का बोध होगा तो उसके कई अर्थ निकल सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से कई अर्थ निकल सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अर्थ। जैसे अगर सास इसी बात को बहू से कहे कि सूर्य अस्त हो गया तो उसके लिए क्या अर्थ निकलेगा कि चूल्हा चौका आरंभ करो। अगर किसान हलवाई से कहे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा कि हल चलाना बंद करो। पशुपालक के चरवाहे से कहने पर पशुओं को घर ले चलो और पुजारी के चेले से कहने पर संध्या पूजन का प्रबंध करो। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। इस तरह इस वाक्य से श्रोता वक्ता के अनुसार न जाने कितने ही अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ जितने भी अर्थ दिए गए हैं वे साक्षात सांकेतिक नहीं हैं, इसलिए इसमें अभिधा शब्द शक्ति भी नहीं है और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति भी नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि उक्त वाक्य में लक्षणा की शर्त मुख्यार्थ में बाधा को पूरा नहीं करता, क्योंकि यहाँ सूर्य का जो मुख्यार्थ है वह मौजूद है। साफ है कि इसमें पाई जाने वाली शब्द शक्ति व्यंजना है। यहाँ ना तो मुख्यार्थ का बोध होता है ना ही लक्ष्यार्थ का। इन तीनों को छोड़ के एक विशेष अर्थ का बोध होता है, इसलिए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जो इससे शाब्दी व्यंजना से जो समझ में आता है और आर्थी व्यंजना से जो समझ में आता है वही इसका वैसे मूल अर्थ भी है। देखते हैं, शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना और अर्थ पे आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ये शायद ही आपको कहीं मिले। ये ट्रिक है कि अनेकार्थी शब्दों पर टिकी व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं और एकार्थी शब्दों पर टिकी व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। अब जो शब्द अनेकार्थी होगा तो उसके लिए आर्थी व्यंजना तो हो नहीं सकती, शाब्दी व्यंजना होगी। और जहाँ पे किसी शब्द का केवल एक ही अर्थ होगा वहाँ पे आर्थी व्यंजना होगी। और एक अर्थ वाले शब्द को कहते हैं एकार्थी शब्द और जिस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अब हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब हम जानते हैं इन तीनों के अंतर के बारे में। हम कैसे पहचानेंगे कि जैसे हमारे एग्ज़ाम में दे दिया कि कोई वाक्य दे दिया, अब हमें पहचानने के लिए कह दिया कि इसमें बताइए कौन सी शब्द शक्ति है, तो हम पहचानेंगे कैसे? आइए उस पर बात करते हैं। जो अभिधा शब्द शक्ति है वो किसी अर्थ के केवल उसी अर्थ को बतलाती है जो पहले से ही निश्चित होता है और व्यवहार में प्रसिद्ध होता है। यानी कि उस शब्द का जो अर्थ होगा वो हम पहले से ही जानते होंगे, उसका सामान्य अर्थ ही होगा। यह अर्थ भाषा सीखते समय हमें बताया जाता है। यानी जब हम छोटी कक्षाओं में होते हैं तब हमें इस शब्द का जो अर्थ बताया गया था वही अर्थ हमें अभिधा शब्द शक्ति बतलाती है। शब्दकोश या व्याकरण से हम इस अर्थ को जानते हैं, किंतु जो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ होती हैं इसमें हम शब्द के अर्थ इसमें हम शब्द का जो अर्थ निकालते हैं वह पहले से नहीं जानते। वो या तो लक्षित होता है या व्यंजित होता है। अगर लक्षित होगा तो लक्षणा शब्द शक्ति होगी और व्यंजित होगा तो व्यंजना शब्द शक्ति होगी। लक्षणा से हम शब्दों के ऐसे अर्थ निकालते हैं जो शब्दों से सामान्यतः नहीं लिया जाता। यह अर्थ सदैव मुख्यार्थ से संबंधित होता है लेकिन मुख्यार्थ नहीं होता। यानी कि जो शब्द का प्रमुख अर्थ होगा वो नहीं होगा। जैसे मैंने एक आपको पहले उदाहरण भी बताया था कि लड़का शेर है। यहाँ पे शेर का मुख्य अर्थ है एक विशेष प्रकार का प्राणी जो जंगलों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है क्योंकि हम लड़के को शेर नहीं कह सकते, सामान्य अर्थ नहीं है।
लेकिन यहाँ पर ये वाक्य गलत भी नहीं है। कैसे गलत नहीं है? क्योंकि हम उस लड़के को निडर बता रहे हैं, यानी हम लड़के को शेर कह रहे हैं, तो यहाँ पर उसका मुख्य अर्थ नहीं है। यहाँ पर लक्षित हो रहा है कि लड़का निडर है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। तो हम इस प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति को पहचान सकते हैं। अब व्यंजना के द्वारा शब्दों का ऐसे अर्थ भी निकलते हैं जो उनके मुख्यार्थ से संबंधित ना हो। दूसरे शब्दों में एक बात के भीतर जो दूसरी बात छिपी रहती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा निकालते हैं। इसे सामान्य रूप से एक ही तरीके से बहुत अच्छे ढंग से पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति विशेष के लिए इसका विशेष अर्थ होता है, यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति से जिस शब्द के अर्थ का बोध होगा वो अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। बस यही इसी की प्रमुख पहचान है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे ये टॉपिक हमारी तरफ से ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो से किसी भी तरह की हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप हमें कोऑपरेट करें और हम आपको कोऑपरेट करेंगे। इसी तरह से आगे चलता रहेगा। धन्यवाद।